कलेक्टर साहब एक आलीशान बंगले में अपने परिवार के साथ रहते थे। एक दिन उसके बंगले पर एक बूढ़ी औरत आती जिसने सर पर एक गठरी रखी थी। इस गठरी में बच्चों के खिलौने और कुछ नई साड़ियां भी थी। वह गेट पर खड़े गार्ड से बोलती है कि मुझे अंदर जाना है, तो गार्ड उन्हें अंदर जाने से रोकता है और पूछता है कि आपको यहाँ क्या काम है और किससे मिलना है। तो वह बूढ़ी औरत बताती है कि मैं तुम्हारे कलेक्टर साहब से मिलना चाहती हूँ और मैं उन्हीं से मिलने के लिए गांव से आई हूँ। बात को सुनकर गार्ड चुप रह जाता हो, क्योंकि उस बूढ़ी अम्मा की हालत बहुत खराब थी। वह फटे पुराने मैले कपड़े पहने हुए थे और सिर पर एक गठरी रखी थी। उसको देखकर लगता कि जैसे कोई भिखारी हो। बूढ़ी अम्मा को देखकर उसकी बातों का यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी वह उसे छाया में बैठा देता है और अंदर जाकर उस बूढ़ी माँ के बारे में साहब को बता देता है। अब जब उसके साहब यह बात सुनते हैं तो तुरंत घर से बाहर आते हैं। उसके साथ उसकी पत्नी भी बाहर आ जाती है। गेट के बाहर बैठी अपनी बूढ़ी अम्मा को कलेक्टर साहब पहचानने से मना कर देते हैं। कहते हैं कि देखिए, मैं आपको नहीं जानता, कौन है आप और यहाँ किस लिए आई हो। लेकिन उसकी माँ देखते ही पहचान जाती है। वह समझ चुकी थी कि यह मेरा बेटा कामयाब हो गया है, तो कामयाबी के गुरूर में मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहा है। सब देखकर बुढ़िया की आंखों में आंसू आ जाते और रोते हुए कहती है कि ठीक है बेटा, मुझे माफ़ कर देना, शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई, शायद मेरा बेटा कोई और ही है, मुझे बुढ़ापे में सही से घर याद नहीं रहा। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा वापस लौटने लगी तो उधर उसका बेटा भी अपनी पत्नी के साथ घर के अंदर चला जाता है। लेकिन बूढ़ी अम्मा वहां से जाने से पहले गार्ड को अपने पास बुलाती है और उसे एक चिट्ठी लिखने को बोलती है। गार्ड अम्मा के कहने पर चिट्ठी तो लिख देता है। फिर वह बूढ़ी अम्मा कहती है कि यह चिट्ठी अपने साहब को ही देना, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। उस चिट्ठी के अंदर क्या था जिसे पढ़कर आइए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। बिहार में पति पत्नी रहा करते थे। पति का नाम रामपाल होता है और उसकी पत्नी का नाम लता देवी होता है। उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई बच्चे की खुशी नसीब नहीं हुई थी। वह लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। जहाँ कहीं भी कोई बता देता है कि इस डॉक्टर से अपना इलाज कराए और इस मंदिर में जाने के लिए कोई बोल देता, तो हर जगह जाकर अपनी संतान के लिए मन्नत मांगा किया करते थे। इसी आशा में कुछ समय और बीत गए और कुछ टाइम के बाद लता देवी को पता चला कि वह गर्भवती है। यह खबर वह अपने पति रामपाल को भी सुनाती है। खबर सुनते ही रामपाल और उसकी पत्नी खुशी के मारे झूमने लगते हैं। रामपाल लंबे समय से संतान ना होने की चिंता में डूबा रहता था और शराब भी पीने लगा था, लेकिन जब खबर मिलती है तो उसके घर में भी बच्चे का जन्म होने वाला है, तो वह फिर भी खुशी के मारे और भी ज्यादा शराब शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसकी पत्नी की डिलीवरी का समय करीब आ जाता है। लेकिन डिलीवरी का समय जैसे जैसे करीब आ रहा था तो रामपाल को पता चलता है कि ज़्यादा शराब पीने की वजह से उसका लीवर खराब हो चुका है, जिस वजह से 2-3 महीने के अंदर अंदर उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि इस बीमारी का इलाज वह करा नहीं सकता था। गरीब लोग थे, इतना पैसा रुपया उनके पास नहीं थे। अब इस बीमारी के चलते वह बहुत ज़्यादा परेशान रहता, अंदर ही अंदर घुट घुट कर रहने लगता, लेकिन अपनी पत्नी को इस बारे में पता भी नहीं लगने देता। अब डिलीवरी का समय आ भी जाता है और रामपाल की पत्नी एक फूल से लड़के को जन्म देती है। लड़के की पैदाइश को लेकर घर में खुशी का माहौल बन जाता है। इधर रामपाल अपनी बीमारी को लेकर परेशान था, लेकिन सोचता है चलो कोई बात नहीं, मुझे औलाद तो नसीब हो गई, इसे मेरा वंश तो चलता ही रहेगा। अब वो इस खुशी के अवसर पर भी अधिक शराब का सेवन करता है। उसकी बीमारी उसकी ओर तेजी से पकड़ लेती है और इसी कारण एक दिन उसकी अचानक मौत हो जाती है। अब घर दो माहौल में तब्दील हो जाता है, जिसमें एक खुशी का होता है, दूसरी तरफ गम का माहौल बन जाता है। लता को एक बेटा नसीब हुआ था, लेकिन साथ ही साथ अब उसके पति की मृत्यु हो गई थी। इस हिसाब से लता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब उसकी उम्र भी काफ़ी हो गई थी। वह सोचने लगती है कि मैं अकेले अपने बेटे का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी। अब कुछ दिनों तक तो आस पड़ोस वाले उसकी खूब सहायता करते हैं, लेकिन कुछ ही दिन बाद वह लोग भी उनकी सहायता करने से पीछे हट जाते हैं। लता बिल्कुल अकेली रह गई थी। अब पता लता अपने और अपने बेटे का पेट पालने के लिए लोगों के घरों में काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसका पति एक दिहाड़ी मजदूर था। उसके पास खेती बाड़ी की जमीन भी नहीं थी, सिर्फ गांव में एक छोटा सा घर था जो उन्हें विरासत में मिल गया था। लता अब दूसरों के घरों में काम करके मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे का पालन पोषण करने लगती है। धीरे धीरे उसका लड़का बड़ा होता गया, जिसका नाम उसने राहुल रखा था। उसने अपने बेटे का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा दिया। राहुल
अब स्कूल जाने लगता और इधर उसकी माँ घरों में काम करने लगती। उसकी फीस तो टाइम से जमा कर दिया करती थी। ऐसे उसकी ज़िंदगी के दिन बीतने लग गए। राहुल अब 10वीं कक्षा में आ चुका था। एक दिन उसकी माँ उसे स्कूल लेने के लिए आई हुई थी। तभी राहुल रास्ते में अपनी माँ से कहता है कि माँ, तुम मुझे स्कूल लेने के लिए मत आया करो, क्योंकि यहाँ सभी बच्चे तुम्हें देखकर मेरा बहुत मजाक बनाते हैं। कहते हैं तेरी माँ तो लोगों के गंदर बर्तन साफ करती है, तू तो एक नौकरानी का बेटा है। क्योंकि लता ने अपने बच्चे का एडमिशन एक बड़े और अच्छे स्कूल में कराया था और जिन जिन घरों में वह काम करने के लिए जाया करती थी उन घरों के बच्चे भी उसी स्कूल में जाते थे। वह उसे कहते कि तेरी माँ तो हमारे घर में झाड़ू पोछा करने के लिए आती है और तू एक नौकरानी का बेटा है जो बहुत गंदी वेशभूषा में रहती है। तू हमारे साथ मत बैठा कर, तुम गंदे लोग हो। अब अपने 14 वर्ष के बेटे के मुंह से इतनी अपमानजनक बात सुनकर लता देवी पहले तो बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन फिर वह सोचती है कि शायद बच्चे को भी यह बात बुरी लगी होगी, इसलिए यह मुझे भी ऐसे ही बोल रहा है। तो वह अपने बेटे से कहती है कि ठीक है बेटा, अब वैसे भी तू बड़ा हो गया है, अब तो खुद ही स्कूल आ जा सकता है। धीरे धीरे उसके स्कूल की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। पढ़ने लिखने में राहुल बहुत ही तेज दिमाग का था। उसके टीचर भी लता जी से बता देते थे कि आपका बेटा बहुत होनहार है, आगे जाकर यह जरूर किसी बड़ी पोस्ट को हासिल करेगा। अब यह सब बातें सुनकर लता जी को भी लगने लगा कि उनका बेटा एक दिन उनका नाम जरूर रोशन करेगा। इसलिए वह अक्सर अपने बेटे से कहती थी, तुम्हें पढ़ लिख कर एक बड़ा ऑफिसर बनना है। और राहुल भी अपनी माँ के इस सपने को साकार बनाने में लग जाता। आगे की पढ़ाई करने के लिए वह अपनी माँ से शहर जाने को बोलता है। वह कहता है कि माँ, मुझे अब शहर जाकर पढ़ाई करनी होगी, शहर में पढ़ाई के लिए खर्च भी ज़्यादा आएगा। इस पर माँ कहती है कि बेटा, तू पैसों की फिक्र छोड़ दे और आज 3 घरों में काम कर रही हूँ, कल को 5 घरों में काम कर लूँगी, लेकिन तुझे पैसों की तंगी नहीं आने दूंगी। बस तुझे लगन के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। इसके बाद राहुल पढ़ने के लिए शहर चला जाता है। अब वह हर महीने 8 से 10 हज़ार उसके खर्चे को भिजवा दिया करती थी। धीरे धीरे उसकी ग्रेजुएट भी कंप्लीट हो जाती है। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वह कोचिंग भी स्टार्ट कर देता है सरकारी नौकरी पाने के लिए, जो कि राहुल बचपन से ही अपने घर के तंग वाले हालात को देखते हुए ही बड़ा हुआ था। वह अब बहुत ही मेहनत और लगन से पढ़ाई पर फोकस करता है। भगवान की कृपा से उसे एक दिन उसकी मेहनत रंग लाती है और वह एक जिला कलेक्टर बन जाता है। कलेक्टर बनते ही वह सबसे पहले यह खुशखबरी अपनी माँ को सुनाता है। अब इस घर को सुनने के बाद उसकी माँ लता की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। उनकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगते हैं। पूरे मोहल्ले में वह ढिंडोरा पीट देती है कि मेरा बेटा जिला कलेक्टर बन गया, मेरा बेटा कलेक्टर बाबू बन गए। लेकिन किसी भी व्यक्ति को उसकी बात पर यकीन नहीं आता। वह सोचने लगते कि यह बुढ़िया बुढ़ापे में पागल हो गई और इसी कारण अनाप शनाप बातें बोल रही है। इसका बेटा तो 2-3 सालों में से ही से छोड़कर शहर भाग गया था और कहाँ यह काम वाली का बेटा कलेक्टर बन सकता है। लोग उसका खूब मजाक उड़ाते, लेकिन लता जी को इस बात की बहुत खुशी थी कि उनका बेटा कलेक्टर बन चुका है। उनका बेटा कलेक्टर बन चुका है। अब कुछ समय बाद राहुल अपनी ट्रेनिंग पर जाता है, तो ट्रेनिंग के दौरान ही उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और वह अपनी माँ से बिना बताए उस लड़की से शादी भी कर लेता है। जब राहुल को उससे प्यार होता है तो वह दोनों खूब बातें किया करते थे, लेकिन राहुल ने उसे अपनी फैमिली के बारे में, अपनी बूढ़ी माँ के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। उसने लड़की से बोल रखा था कि मैं बिल्कुल अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसकी पोस्टिंग हो जाती है और शादी तो वह पहले ही कर चुका था। फिर एक दिन वह यह बात अपनी माँ से बता देता है, तो यह बात सुनते ही उसकी माँ रोने लगती है, क्योंकि लता जी ने बड़े सपने सजा रखे थे अपने बेटे की शादी को लेकर और उनके बेटे ने उनके सपने को एक ही झटके में चकनाचूर कर दिया था। इसके बाद वह काफ़ी सारी बातें करती है। राहुल अपनी माँ से बताता है कि माँ, यहीं शहर में नौकरी कर रहा हूँ, मुझे रहने के लिए एक बड़ा आलीशान सरकारी बंगला भी मिला हुआ है, मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ से खुशी रह रहा हूँ। वह अपनी माँ को अपने एड्रेस भी बता देता है, तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, तू मुझे यहाँ से लेने के लिए कब आएगा? कम से कम मुझसे मिलने के लिए तो आ ही जाओ। मेरी बहू से मुझे कब मिलवाओगे? बहू को एक बार मुझे दिखा तो दो। लेकिन राहुल सभी बातों को घुमा फिरा कर टाल देता था। बोल देता कि माँ, समय आने पर मैं आपको शहर ले आऊँगा।
इस तरह 2 साल और बीत जाते हैं। राहुल फिर एक दिन अपनी माँ को फ़ोन करके खबर देता है कि माँ मुबारक हो, तुम दादी बन गई हो, तुम्हारी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया है। अब इस बात को सुनकर बूढ़ी अम्मा के अरमान और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने अपनी बहू को भी नहीं देखा था और अब उन्हें एक पोते की भी खुशी नसीब हो चुकी थी। यही सब बातें सोचकर बूढ़ी अम्मा की बेचैनी बढ़ने लगती है। वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वह फिर एक बार अपने बेटे से पूछती है कि बेटा, तुम मुझे लेने के लिए कब आएगा? यहाँ सब लोग मेरा मजाक बनाते हैं, कहते हैं कि बुढ़िया बुढ़ापे में सठिया गई है और पागल हो गई, जो खन खन सभी से करती रहती है कि मेरा बेटा कलेक्टर बन गया। अगर वह इतना बड़ा ही कलेक्टर होता तो तुमको ना जाने कब का यहाँ से अपने साथ ले गया होता, लेकिन इस पागल को कौन समझाए। लेकिन राहुल फिर से बात को टाल देता है, कहता है कि समय आने पर मैं सबके मुंह बंद कर दूंगा। अब वह दादी बन चुकी थी और दादी बनने की खुशी उसे बहुत ज़्यादा हो रही थी। जो लता जी के पास कुछ पैसे इकट्ठा थे, वह उन पैसों को लेकर खुद ही अपने बेटे से मिलने के लिए निकल पड़ती है। जो एड्रेस उसके बेटे ने बताया था उसे वह याद था। पहले तो वह मार्केट से अपनी बहू को देने के लिए साड़ी खरीदती है और पोते के लिए खिलौने खरीद लेती है, साथ में कुछ मिठाइयाँ भी ले लेती है। सभी सामान की एक गठरी बनाकर अपने सिर पर रख लेती है। उसके बाद ट्रेन पकड़कर शहर में पहुंच जाती है, जो शहर उसके बेटे ने बता रखा था। अब उसे अपने बेटे को घर ढूंढने में बहुत परेशानियां तो नहीं होती, लेकिन उसे अपने बेटे का नाम पता था, वह कलेक्टर भी है। इसलिए वह रिक्शा वाले से कहती है कि मुझे राहुल कलेक्टर बाबू के घर पर जाना है, मुझे कलेक्टर बाबू के घर ले चलो। वह रिक्शा वाले को एरिया बताती है और कहती है कि मैं कलेक्टर बाबू की माँ हूँ। पहले तो रिक्शा वाला भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता, क्योंकि बुढ़िया बहुत ही गरीब थी और एक कलेक्टर की माँ की ऐसी हालत कैसे हो सकती है। लेकिन वह फिर भी कलेक्टर बाबू के घर तक उन्हें छोड़ देता है। कहता है कि अम्मा अब उतर जाइए, यह उन्हीं कलेक्टर का घर है जिसे आप मिलना चाहते हैं, उनका नाम भी यहाँ दीवार पर लिखा हुआ है। अब लता जी जैसे ही गेट के अंदर घुसने की कोशिश करती है तो बाहर खड़ा गार्ड उन्हें रोक लेता है। बोलता है कि अम्मा अंदर कहाँ घुसे चली आ रही हो, आपको यहाँ किसी से मिलना है? तो बूढ़ी अम्मा कहती है कि मुझे तुम्हारे साहब से मिलना है, मैं उनकी माँ हूँ, तुम उनसे जाकर कहो कि उनकी माँ उनसे मिलने के लिए आई है। पहले तो गार्ड को भी यकीन नहीं आता, लेकिन वह सोचता है कि हो भी सकता है कि शायद यह उनकी माँ ही हो। तो गार्ड घर के अंदर आता है। शाम का समय था, दोनों पति पत्नी एक साथ ही बैठे हुए थे। तो गार्ड कहता है कि साहब बाहर एक बूढ़ी औरत आई हुई है, वह आपको अपना बेटा बता रही है और आपसे मिलना भी चाहती है। अब इस बात को सुनने के बाद राहुल की पत्नी कहती है कि आपने तो मुझे बताया था कि आप अनाथ हो और आपका इस दुनिया में कोई नहीं, तो फिर यह तुम्हारी माँ कहाँ से चली आई? तो राहुल कहता है कि मेरी कोई माँ नहीं है, आओ चल कर देखते हैं कौन आया है। अब दोनों पति पत्नी बाहर जाते हैं। राहुल की पत्नी वहीं खड़ी हुई थी। लता जी अपने बेटे को देखते ही खुश हो जाती है, कहती है कि बेटा मैं तुम्हारी पास, माँ मुझे और सब्र ना हुआ इसलिए मैं खुद ही मिलने के लिए आ गई। तो तभी राहुल कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, तो मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, तुम अपने बेटे को कहीं और जाकर ढूंढो। अब यह बात सुनकर लता जी चौंक जाती है, लेकिन अपने बेटे को अच्छे से जानती थी कि उनका बेटा अब कामयाब इंसान बन चुका है, तो अब मेरी कोई अहमियत नहीं समझ रहा है, मुझे मिलना ही नहीं चाहता। अब इसके बाद वह अपनी बहू की तरफ देखते हुए कहती है, बेटा कोई बात नहीं, मुझसे ही गलती हो गई, उम्र का तगाजा था, बुढ़ापे में आंखें कमजोर हो गई की वजह से तुम्हारे घर आ गई हूँ। अब राहुल अपनी पत्नी को लेकर अपने घर के अंदर चला जाता है। इधर बूढ़ी अम्मा गार्ड को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि बेटा क्या तुम मेरे लिए एक चिट्ठी लिख सकते हो? गार्ड कहता है ठीक अम्मा मैं लिख दूंगा, बताइए क्या लिखना है। तो बूढ़ी अम्मा उसे एक चिट्ठी लिखवाती है और कहती है कि जब मेरा बेटा बाहर आए तो उन्हें चुपके से यह चिट्ठी दे देना, और अगर मेरे बारे में कुछ पूछेगा तो बोल देना कि माँ जहाँ से आई थी वहीं वापस चली गई है। अब गार्ड चिट्ठी को लेकर अपने पास रख लेता है, लेकिन गार्ड भी अंदर ही अंदर बहुत परेशान था। आखिर इस महिला ने चिट्ठी में ऐसी ऐसी बातें क्यों लिखवाई है, क्योंकि उसे बूढ़ी अम्मा ने जो बातें उस चिट्ठी में लिखवाई थी उन्हें लिखने के बाद गार्ड भी बहुत हैरान परेशान रह जाता है। तभी कुछ देर बाद कलेक्टर बाबू बाहर आते हैं और गार्ड से पूछते हैं कि मेरी माँ कहाँ चली गई है। तो गार्ड उन्हें चिट्ठी देते हुए कहता है कि आपकी माँ वहीं चली गई जहाँ से वह आई थी। अब राहुल उसे चिट्ठी को अपनी जेब में रख लेता है और घर के अंदर चला जाता है। वह घर के किसी काम में व्यस्त हो जाता है और चिट्ठी को पढ़ना भूल जाता है। रात में उन कपड़ों को भी चेंज करके नाइट ड्रेस पहन लेता है। अब राहुल की पत्नी उन कपड़ों को उठाकर रख ही रही थी कि तभी वह चिट्ठी जेब से
निकलकर नीचे गिर जाती है। राहुल के सामने ही वह चिट्ठी नीचे गिरती है तो राहुल को भी याद आता है कि यह तो माँ की चिट्ठी है जो मैं पढ़ना भूल गया हूँ। चिट्ठी को देखकर उसके चेहरे का रंग फीका पड़ने लगता है। राहुल की पत्नी चिट्ठी को उठाकर पढ़ने लगती है। चिट्ठी पढ़ने के बाद राहुल की पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद वह अपने पति की खबर तरफ देखते हुए कहती है कि आप आखिर तुम इतने पढ़े लिखे इंसान हो, इतनी घटिया हरकत अपनी माँ से कैसे कर सकते हो? वह एक माँ है जिसे तुम्हें इतनी कठिनाइयों के बीच पढ़ा लिखवा कर इस काबिल बनाया और आज तुमने इस सब का यह सिला दिया कि उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। यह बात सुनकर वह अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने शुरुआत में तुमसे कुछ नहीं बताया था, लेकिन यही सच्चाई है। वह मेरी माँ है जिन्होंने मुझे पाला है और पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है, लेकिन अब यह अचानक आ गई तो मैं घबरा गया कि कहीं मेरा भेद न खुल जाए, इसलिए मैंने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उसकी पत्नी उसे समझाती बुझाती है कि यह गलत बात है, तुमने उनके साथ अच्छा नहीं किया, उन्होंने तुम्हें बचपन से पाला है। पत्नी के समझाने पर राहुल बहुत ही भावुक हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वह सोचने लगता है कि मैंने जो कुछ भी आज तक अपनी माँ के साथ भेदभाव किया वह बहुत गलत किया। वह फैसला करता है कि सुबह सवेरे ही अपनी पत्नी और बेटे को लेकर गाँव जाएगा, अपनी माँ से माफ़ी मांगकर उन्हें भी अपने साथ लेकर आएगा। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर बूढ़ी अम्मा ने उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखवाया था। दोस्तों, उस चिट्ठी में बूढ़ी अम्मा ने लिखवाया था कि बेटा, मैंने तुझे पाल पोस कर इसलिए बड़ा नहीं किया था कि एक दिन तू मुझे ही भूल जाएगा और पहचानने से भी इनकार करेगा, लेकिन मैं समझ चुकी हूँ कि तुम अब बहुत बड़े आदमी बन गए और तुम्हें अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारा अपना एक परिवार है। तो मैं दुआ करती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और दुआ करती हूँ कि आगे चलकर तुम्हारा बेटा तुम्हें पहचानने से इनकार ना करे। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी अपने छोटे से बच्चे को लेकर गांव में पहुंचते हैं जहां उनकी मां रहती थी। उसके बाद राहुल अपनी मां के कदमों में गिर जाता है, उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगता है और उसकी पत्नी भी अपनी सास का आशीर्वाद लेते हुए उनसे माफी मांगती है अपने पति की नादानी को लेकर और कहती है कि माँ, यह जो कुछ भी हुआ यह सब मेरी ही वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले बोल दिया कि इनका इस दुनिया में कोई नहीं, और जब आप हमारे सामने आए तो इन्हें कुछ भी समझ नहीं आया, इसलिए उन्होंने उल्टा सीधा बोल दिया था। लेकिन पूरी रात यह यही बात सोच सोच कर रोते रहे। इन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा है, आप इन्हें माफ़ कर दीजिए। इसके बाद माँ की ममता भी जाग जाती है। वह अपने बेटे को गले से लगा लेती है और अपने पोते को गोद में उठा लेती है और इसके बाद पूरे मोहल्ले में कहती है कि देखो, आज मेरा बेटा वापस मुझे लेने के लिए आ गया है, जो कि एक कलेक्टर भी बन गया। अब यह सब देखकर वह सब सोचने लगते हैं कि यह बुढ़िया सच कहती है कि इसका बेटा तो एक जिला कलेक्टर है। अब इसके बाद कलेक्टर साहब अपनी माँ को अपने साथ लेकर शहर आ जाते हैं और अपने घर में ही रखकर उनकी अच्छे से देखभाल करते हैं। उनकी पत्नी भी लता जी के साथ बहुत अच्छे व्यवहार रखती थी और लता जी पूरे दिन अपने पोते के साथ खेलते खेलते खुश रहा करती थी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी जिसमें कलेक्टर साहब ने अपनी माँ को ही पहचानने से इनकार कर दिया था, जबकि माँ ने उन्हें बहुत ही मेहनत से पाला था। यह सब दिन देखने के लिए उन्होंने इतनी कठिनाइयाँ नहीं झेली थी। तो आप क्या कहना चाहेंगे कलेक्टर साहब के बारे में, उनकी माँ के बारे में आपकी क्या राय है?